अगेन वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो इससे पिछले क्लास में मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में बिल्कुल कंप्लीट करा दिया था, वो पूरा मैंने बता दिया था। आज की क्लास में फिर से उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अगले टॉपिक को, जिसका नाम है एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एमटीपी होता क्या है। एमटीपी का मतलब अगर सिंपल मतलब समझे ना तो एबॉर्शन होता है। ये नेचुरल एबॉर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो एबॉर्शन की बात कर रहे हैं जो इंटेंशनली किया गया है या फिर वॉलेंटरी रूप से किया गया है बिफोर द फुल टर्म, उसको बोलेंगे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर समझिए तो यहाँ मैंने क्या कहा, इंटेंशनली और वॉलेंटरी एबॉर्शन बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, एमटीपी। ठीक है, ये होता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल मतलब ये होता है। नेचुरल एबॉर्शन की बात नहीं कर रहे, इंटेंशनली जानबूझ करके। अब क्या होता है कि कुछ कंट्री में ये इलीगल होता है, लेकिन हमारे देश में 1971 ईस्वी में इसको लीगल किया गया। अब बात समझिए यहाँ पे, अगर आप सोच के देखिए, अगर इंडिया में इसको इलीगल कर दिया जाता तो इलीगल में लोग जान करके भी ना कहीं से वो झोला छाप डॉक्टर होता है उससे करवा लेते हैं। अगर झोला छाप डॉक्टर करता तो वो तो डॉक्टर होते नहीं हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है, वो जैसे तैसे कर देते और वो एमटीपी हो जाता। एमटीपी के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, और कुछ कंट्रियों में इसको इसलिए बैन कर दिया गया है कि ऐसा माना जाता है कि धार्मिक रूप से हो या फिर सोशली हो या इमोशनली, कुछ भी रीज़न की वजह से इसको कुछ कंट्री में इसको बिल्कुल ही इलीगल माना गया है। अगर हम थोड़ी सी डाटा की अगर बात कर लें तो डाटा देखिए क्या होता है कि 45 से 50 मिलियन पूरे ऑल ओवर दुनिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एमटीपी किया जाता है। ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ ना, 45 to 50 मिलियन, ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में जितनी प्रेगनेंसी होती है ना उसका 5th है ये। मतलब अगर 5 प्रेगनेंसी अगर इस दुनिया में हो रही है मान के चलिए, तो उसमें से एक का एमटीपी हो जाता है। वह एमटीपी क्यों होता है इसको भी हम लोग समझते हैं, और इंडिया में इसको लीगलाइज क्यों किया गया है। अगर हम इसकी डाटा को अगर देखें एक बार तो क्या होता है, एमटीपी कितना, 45 to 50 मिलियन ऑफ टोटल प्रेगनेंसी इन अ ईयर। साल की बात करो, एक साल के डाटा के रिलेटेड में यह है इन वर्ल्ड, जो कि 1/5 है, 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। ठीक है, ये होगी डाटा की बात। सम कंट्रीज में ये बैन है, इन सम कंट्रीज कंसीडर इलीगल। सिर्फ कुछ कंट्री में इसको इलीगल माना गया है। 1971 ईस्वी में, जैसे कि मैंने कहा, 1971 में इंडिया हैड लीगलाइज्ड। इंडिया में इसको लीगलाइज कर दिया गया। अब देखिए, अब खुद सोच करके देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर इसको इलीगल मान लेते हैं तो लोग कैसे न कैसे करके करवा ही लेते हैं, लेकिन उसका क्या, जिसको वाकई में एमटीपी की ज़रूरत हो गई। अब एमटीपी की ज़रूरत किन लोगों को पड़ेगी, आप खुद सोच के देखिए। वैसे लोगों को पड़ेगी जो अनवांटेड चाइल्ड जिनका हो गया, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के कारण हो गया, या फिर हो सकता है किसी फीमेल के साथ रेप हो गया, तो उस कंडीशन में भी उसको बिल्कुल अधिकार है कि वो एमटीपी करवा सकती है। चाहिए कभी कभी क्या होता है कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो कंटिन्यू डॉक्टर के संपर्क में रहती है,
और उसमें एमियोसेंटेसिस से पता चला कि इसको कोई जेनेटिकल डिजीज़ है। टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, कोई भी अगर सिंड्रोम आ गया तो ये आपका पूरा हक है कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो, एमटीपी करवा सकते हो। या फिर बाद में ये भी पता चला कि अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तो वो जो फीमेल, पर्टिकुलर वो जो फीमेल है उसको, उसकी जान को खतरा है, तो उस कंडीशन में भी एमटीपी किया जा सकता है। तो इन सब कंडीशन को मानते हुए, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए 1971 में इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया। अब कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू रेप। दूसरा कारण फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और दो रीजन ये हो सकता है इसमें, ये कंडीशन मान लेंगे जो फीमेल को खतरा हो सकता है, डेंजरस इन मदर और चाइल्ड, या फिर एंड एनी जेनेटिक डिजीज। इन सब कारणों से इसको इंडिया ने कुछ कंडीशन के साथ लीगलाइज कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे याद रखिएगा, ये डाटा याद रखिएगा और ये ईयर याद रखिएगा कि 1971 में इसको किया गया। अब एमटीपी कब तक किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, इसको भी समझिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर 12 वीक्स तक का अगर कोई प्रेगनेंसी है तो वो नॉर्मली दवाई से ही वो एमटीपी हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन 3 महीना अगर हो गया ना, तो 3 महीना के बाद अगर आप अबॉर्ट करवाना चाहते हो या फिर एमटीपी करोगे तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के देख रेख में इसका अबॉर्शन किया जा सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं होता है, 3 महीने तक में आराम से हो जाता है। लेकिन अब 3 महीने से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 6 महीने से पहले, 3 महीने के बाद और 6 महीने से पहले किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको इसको दिखाना पड़ेगा। 2 के सलाह के बाद ही इसका हो सकता है। तो बेसिकली एमटीपी कब हो सकता है? एमटीपी बेसिकली 3 मंथ्स हो सकता है विथ देख रेख ऑफ वन मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। ठीक है, एक। ठीक है, अगर वही बात करें एमटीपी जो तभी होगा, एक और जब 6 मंथ का अगर हो गया तो मतलब लेस देन 6 मंथ ये हो सकती है। लेकिन आपको 2 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। ये तभी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड RMP लिख देते हैं सीधे, RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और यहाँ पे RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। 2 की जरूरत पड़ेगी। 2 की जरूरत कब पड़ेगी? अगर 6 महीने तक में आप करवाना चाहते हो, और अगर 1 ही जरूरत पड़ेगी जब आप 3 महीने का करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये डाटा याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में आ जाता है। तो ये इसको आप एमटीपी, तो ये हो गया एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं STI पे, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहले इसको डिजीज बोला जाता था, अब बाद में NCERT ने डिजीज के बदले में इन्फेक्शन लिख दिया है, यानी STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो STI के बारे में हम लोग समझते हैं। STI, ठीक हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है ना, इसको वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता है और ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसको RTI यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नॉन वेनेरियल डिजीज और या VD इसको बोल सकते हैं ना, वेनेरियल डिजीज को VD बोल सकते हैं, या फिर RTI यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि RTI, ठीक है, इसको भी ये भी कहा जाता है। देखिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इसको हो गया। अब देखिए, आप यहाँ पे ना ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है कि इनक्यूरेबल STI कौन सा होता है। इसको एकदम टिप्स पे याद करके रख ही लीजिए। ये 3 ऐसा डिजीज़ है जो STI होते हैं जो इनक्यूरेबल होते हैं, इसका इलाज संभव ही नहीं है, ठीक है, इसका क्यूरेबल नहीं है, इसका क्योर नहीं किया जा सकता है। तो इनक्यूरेबल STI वो होते हैं 3, HIV यानी कि एड्स, दूसरा हो जाता है हेपेटाइटिस B, और तीसरा हो जाएगा इसमें जेनाइटल हर्पीज। ये ऐसे STI हैं, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो इनक्यूरेबल है, इनका इलाज नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसके अर्ली कॉम्बिनेशन, अच्छा किस एज ग्रुप में होता है, इसका एज ग्रुप भी आता है। एज ग्रुप जो होता है ना, बेसिकली एज ग्रुप किस एज ग्रुप बच्चों को होता है, तो 14 ईयर्स टू 25 ईयर्स, ये बेसिकली पाया गया है। एज ग्रुप की अगर बात करें तो 14 साल से लेकर के 25 साल तक के बच्चे को ये देखा गया है, ये STI, ठीक है। कौन कौन सा? एड्स, हेपेटाइटिस B एंड जेनाइटल हर्पीज। अब देखिए, इसके अर्ली कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर ये तीनों बीमारी होता है तो कैसे पता चलेगा? अर्ली सिम्टम्स के बारे में बेसिकली। अर्ली सिम्टम्स मतलब जो आपको पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है, उसका असर होता है ना, जैसे कि बुखार आ गया, सर में दर्द होने लगा, तो थोड़ा सा जुकाम होने लगा, तो सिम्टम्स है ये कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक। वैसे ही सिम्टम्स के बारे में, तो अर्ली सिम्टम्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी अगर इसकी बात करें, अर्ली सिम्टम्स, देखिए अर्ली सिम्टम्स में क्या होगा, सीधे याद कर लीजिए। क्या होता है कि इंटेंस इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग कहाँ पे? ऑन जेनाइटल एरिया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, माइल्ड पेन होगा, और क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा थोड़ा सा, एंड देन आपको वो जो ना फ्लूइड डिस्चार्ज भी होने लगता है वहाँ से, ठीक है। स्वेलिंग होता है, थोड़ा सा इचिंग होने लगता है, तो उसमें फ्लूइड डिस्चार्ज भी होने लगता है, फ्लूइड डिस्चार्ज। अब तो ये हो गई कहाँ की, ये जेनिटल एरिया में होगा, ठीक है। अब ये तो हो गई बात अर्ली सिम्टम्स की। शुरुआती दौर में ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे ये आपको ये STI का ये इंडिकेटर है बेसिकली, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इनक्यूरेबल STI की, और इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि STI अगर आपको हुआ और किसी इंसान को हुआ तो उसके ये अर्ली सिम्टम्स में। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे कंट्री में ना इसमें ना काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, इसको गुप्त रोग कह के बुलाया जाता है। और चूँकि गुप्त रोग कह के बुलाया जाता है तो समाज में प्रतिष्ठा बना रहे, समाज में कोई इशू क्रिएट ना हो, इसलिए इसको ना लोग छुपा के रखते हैं। और इसको छुपा के रखने की वजह से, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि मतलब स्क्वैक्स उसको बोलते हैं,
जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे ना दिखवा लेते हैं, पता कुछ रहता नहीं है उन लोगों को और वो इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो और थोड़ा सा बीमारी बढ़ भी सकता है। एक्चुअल में अगर है तो वो अगर अच्छे से इलाज नहीं होगा, अर्ली डिटेक्शन नहीं होगा तो फिर बाद में बड़ा रूप ले लेगा। तो रूप लेते लेते अगर हम बात कर लें इसके अगला जो सिम्टम्स हो जाएगा लेट कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो इसके लेट कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन में देखिए होता क्या है, क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी में पेल्विक एरिया में इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगा। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन्फ्लामेटरी जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जोना पेलुसिडा जहाँ पे खुल जाता है ना, मैंने आपको बताया था, वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, वहीं पे प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर जोना पेलुसिडा उस सेकेंडरी ओसाइट को छोड़ के चला गया तो वहीं प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो यूट्रस के अलावा और कहीं भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बहुत बड़ा सीरियस केस हो जाता है ये, वो भी हो सकता है। या फिर इनफर्टिलिटी भी हो जाएगा, इनफर्टिलिटी ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, स्टिल बर्थ, अगर बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, स्टिल बर्थ। और क्या, कैंसर ऑन रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, एबॉर्शन भी हो सकता है, MTP जो भी हमने अभी बात करी, एबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये सब लेट कॉम्प्लिकेशन है। अगर अर्ली डिटेक्शन इन चीज़ों का नहीं हुआ तो ये लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका उपाय क्या है, इसका रोकथाम क्या है। और इसकी रोकथाम की बात करें तो आपको डॉक्टर के पास मिलना चाहिए अर्ली डिटेक्शन के लिए। अगर अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, अगर शुरुआत में इसका डिटेक्शन हो जाएगा तो इसको काफ़ी ठीक भी हो सकता है STI, बाकी इन तीनों को छोड़ के, ये तीनों तो सही नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका प्रिवेंशन, कि ट्राई करना चाहिए कि ड्यूरिंग क्वाइटस आपको कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए क्वाइटस फ्रॉम द अननोन पर्सन और मल्टीपल पार्टनर्स। और डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स लगे तो। अगर बात करें इसकी प्रिवेंशन की, अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में क्या हो सकता है, अवॉइड सेक्स या क्वाइटस विथ मल्टीपल और अननोन पार्टनर्स, ये हो सकता है। दूसरा, अवॉइड क्वाइटस विदाउट यूजिंग ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। क्या है इसमें, ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस। और अगर होता है अर्ली डिटेक्शन के लिए, फॉर अर्ली डिटेक्शन मीट डॉक्टर, ठीक है, सर्टिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये इसके प्रिवेंशन हो गए, ठीक है। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, ये जो दोनों है ना, ये दोनों एड्स तो नहीं है, ये जो दोनों है ये एक्चुअली जो हो सकता है ना, सॉरी ये नहीं, ये दोनों एड्स और हेपेटाइटिस बी, एड्स और हेपेटाइटिस बी ना, ये ऐसा डिजीज़ है कि ये
मदर से बच्चा में भी हो सकता है जब वो प्रेग्नेंट है, तो ये थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू भी ये हो सकता है, एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और ये ना मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, और तीसरा जो इंजेक्शन होता है या निडल्स होता है, इन्फेक्टेड निडल और इंजेक्शन से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली जो होते हैं ना, ये तो आपको पता ही है, तीन चीज़ों से ये हो सकता है, ठीक है। तो ये मदर टू फीटस में भी हो सकता है, मदर टू फीटस में से भी हो सकता है ये दोनों, एड्स और हेपेटाइटिस भी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, और तीसरा इंजेक्शन और नीडल से भी हो सकता है। इंजेक्शन ऐसा नहीं कि इंजेक्शन ठोक देंगे तो एड्स हो जाएगा। अगर किसी इंसान को अगर एड्स है और उसमें वही इंजेक्शन यूज हुआ और वही इंजेक्शन फिर से यूज हो गया जो स्वस्थ है, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका STI, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, STI में ना कुछ ऐसे भी ना, मतलब NCERT में तो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें बेसिकली डिजीज़ दिया हुआ है कि वायरल डिजीज़ कौन सा है, STI में वायरल डिजीज़ कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा है, और प्रोटोजोआ से कौन सा होता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि STI जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये कौन कौन से किस चीज़ से हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया से हो सकता है, कि प्रोटोजोआ से हो सकता है, या फिर वायरस से हो सकता है। उसके पॉजिटिव एजेंट्स को भी देख लेंगे कि वो कौन से पॉजिटिव एजेंट्स हैं, किस वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं लिखूँगा डिजीज़, डिजीजेज, और यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव एजेंट्स, पॉजिटिव एजेंट्स कौन है, इसके बीमारी की, इस बीमारी का कारण कौन सा है, ठीक है, ठीक है। देखिए बात करते हैं। एक हो जाता है इसमें गोनोरिया, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा हो जाता है इसमें क्लामाइडियासिस। तीसरा हो जाएगा इसमें सिफिलिस, ठीक है, ये सब NCERT में दिया हुआ है। चौथा हो जाता है इसमें एक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पांचवा हो जाएगा इसमें हेपेटाइटिस बी। छठा हो जाएगा इसमें जेनाइटल हर्पीज। सातवां हो जाएगा जेनाइटल वॉर्ट्स। आठवां हो जाएगा इसमें ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। अब देखिए ये जो तीन है ना, ये बैक्टीरिया से होता है। ये जो तीन है ये बैक्टीरिया से होगा, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी जो एड्स है और ये हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज और जेनेटल वॉर्ट्स जो होता है, ये है वायरस से, वायरस, ये बैक्टीरिया से, ये वायरस से, ठीक है। और ये हो जाता है प्रोटोजोआ से, एकमात्र ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोआ से, ठीक है, इसको याद रखिए। अब पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए गोनोरिया के जो है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ गोनोरिया, ये हो जाएगा। सिफिलिस का देख लेंगे, फिर एड्स का देख लेंगे, फिर हेपेटाइटिस बी का देखेंगे, जेनाइटल हर्पीज का देखेंगे, जेनाइटल वॉर्ट्स का देखेंगे, फिर ट्राइकोमोनियासिस का देखेंगे। अब ये देखते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं। इसका हो जाता है
इससे हो जाता है सीरिया गुनोरी। ठीक है, निसरिया गुनोरी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं किसकी, क्लामाइडियासिस से। इसका हो जाएगा क्लामाइडिया, ये तो याद हो जाता है, निसरिया से गुनोरी है तो उससे याद हो जाएगा। क्लामाइडियासिस हो जाएगा क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस, पूरा नाम भी आ सकता है ट्रैकोमैटिस। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं सिफिलिस का, होगा ट्रेपोनीमा, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ठीक है, पैलिडम। और एड्स का हो जाएगा इसमें HIV। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी का हो जाता है इसमें ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, जेनिटल हर्पिस का हो जाएगा इसमें, नहीं, हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगा, इसको हेप बी वायरस बोलते हैं, HBV यानी कि HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। जेनिटल हर्पिस का हो जाएगा ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, अब हो जाएगा जेनिटल वॉर्ट्स, इसका देख लीजिए, हो जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और एक ट्राइकोमोनियासिस, इसका हो जाता है ट्राइकोमोनाज वेजाइनालिस। ये याद करना होगा। देखिए, ठीक है, ये हमने लिखा है कुछ STI हैं जो ये कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है, और इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं ये। ठीक है, तो ये है गोनोरिया, क्लामाइडियासिस, सिफिलिस, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस और जेनिटल वॉर्ट्स ये वायरल हैं, और ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोआ से, और इसके पॉजिटिव एजेंट्स ये हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। तो ओके, तो अभी हम लोगों का STI भी कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, वो इनफर्टिलिटी। तो हम लोग इनफर्टिलिटी को समझते हैं। हम लोगों ने आज की वीडियो में STI के बारे में समझ लिया, MTP के बारे में समझ लिया, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब एक लास्ट टॉपिक आ जाता है, और इस टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। वो चैप्टर, वो टॉपिक होगा हमारा इनफर्टिलिटी। तो हम लोग समझते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्वेश्चन ये आता है कि ये इनफर्टिलिटी होता क्या है। देखिए क्या होता है कि कोई, मान लीजिए कोई कपल्स हैं, अगर वो दोनों पिछले 2 साल से सेक्सुअल एक्टिव हैं बिना कोई कॉन्ट्रासेप्शन के, और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अनफर्टिलिटी। तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, अनेबल टू conceive even after 2 years of unprotected sexual cohabitate।
ये इस चैप्टर के समरी में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन, और इनफर्टिलिटी का कहीं डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके समरी में दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अनेबल टू कंसीव, वो कंसीव नहीं कर पा रहा है आफ्टर द 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहैबिटेट। वो साथ दोनों कोहैबिटेट मतलब साथ रह रहे हैं, लेकिन कोई बिना प्रोटेक्शन का फिर भी सेक्सुअल एक्टिव है, फिर भी वो अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, अनेबल टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अब ये क्यों होता है? कुछ रीज़न होगा इसका। इसके रीज़न की बात करें तो कुछ फिजिकल रीज़न होता है, ड्रग रीज़न होता है, या फिर कंजेनाइटल हो सकता है, यानी कि बचपन से हो सकता है, या फिर बोले तो इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। तो हम लोग ये समझ लें, पहला क्या रीज़न हो सकता है? रीजन्स की बात करें तो फिजिकल रीजन में बेसिकली क्या होगा कि मान लीजिए कि एक एब्डोमेन में जो टेस्टिस होता है वो किसी आदमी में वो इंग्यूनल कैनाल के थ्रू वो बाहर आता है, और एक पाउच में वो दोनों टेस्टिस आ जाते हैं। हो सकता है कि वो एब्डोमेन से उस कैनाल के थ्रू वो टेस्टिस ना आया हो, तो फिजिकल रीजन हो जाएगा। या फिर किसी फीमेल का यूट्रस ही ना हो, या फिर ओवरी ना हो। तो पहला रीज़न क्या हो सकता है? फिजिकल रीज़न हो सकता है। दूसरा कंजीनाइटल हो सकता है, यानी कि बचपन से कंजीनाइटल, कोई बचपन से बीमारी हो। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है कि कोई ड्रग लेता हो, वो शुरू से ही अगर मिर्गी उड़गी आती होगी तो ड्रग लेता हो तो वो ड्रग, या फिर इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब समझिए, ये हो सकता है कि जो फीमेल बॉडी हो ना, वो स्पर्म को फॉरेन पार्टिकल्स मान के रिजेक्ट कर देती हो, वो हो जाएगा इम्यूनोलॉजिकल में। और क्या हो सकता है? कोई डिजीज़ हो सकता है, अगर वो बचपन से कोई डिजीज़ हो, या फिर बाद में जाके कोई डिजीज़ हो जाता हो, या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, साइकोलॉजिकल। तो ये सब रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या है अगला क्या होता है इसमें कि ये जो इनफर्टिलिटी होता है उसका ना एक इलाज ना किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। जो जनरल हॉस्पिटल आप देखते हो ना, उसमें ये नहीं होता है। इसके लिए एक स्पेशल क्लिनिक होता है जिसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक बोलते हैं। तो ये क्या होता है? असिस्ट इन इनफर्टिलिटी क्लिनिक। और चूंकि ये डॉक्टर जो होते हैं वो बच्चा पैदा कराते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसलिए इसको ART बोलते हैं। ए मतलब असिस्टेड तो कर रहे हैं, ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ART के थ्रू करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, अब देखिए क्या हो सकता है। बेसिकली इसमें माना गया ना तो लोग ना, अगर कोई इनफर्टिलिटी होता है तो गांव समाज में फीमेल को ही मेन माना जाता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। 30% केस में फीमेल जिम्मेदार होती है, 30% केस में मेल जिम्मेदार होता है, और बाकी बचा 40% उसमें ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो NCERT ने क्लियरली लिखा हुआ है कि मैन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अगर वही देखें तो मेल में ये 30% होगा, फीमेल में ये 30% हो सकता है, और बोथ जो है दोनों में हो सकता है चांसेस 40% जो होता है बेसिकली दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये डाटा है, ठीक है। फिर NCERT ने ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कपल अगर इनफर्टिलिटी है, इनफर्टाइल है, यानी कि बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वे ये है कि आप किसी बच्चे को गोद ले लो। ये लीगलाइज है अपने इंडिया में, किसी बच्चे को आप गोद ले सकते हो लीगली। लेकिन कुछ देशों में कुछ समाज को देखा जाता है, कई जगह पे समाज को भी देखा जाता है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी होता है जिस वजह से वो दूसरे को बच्चे नहीं पाल सकते हैं। कुछ धर्म से रिलेटेड भी चीज़ होती है, लेकिन अगर अच्छा तरीका यही है कि बहुत सारे ऑर्फेन में बच्चे हैं, उनको आप गोद ले सकते हैं, अनाथ हैं उनको आप गोद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक
बेसिक बात है इनफर्टिलिटी के बारे में, इतना हमको आना चाहिए। अब समझते हैं बेसिकली इनफर्टिलिटी के बारे में कि इसको ART बेसिकली जो हमने बात कही ना, असिस्टेड रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी के थ्रू आखिर कैसे बच्चा पैदा करवाया जा सकता है बाय द डॉक्टर, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला एक होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा कपल है, उस कपल में मेल पार्टनर जो है वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेल स्पर्म यानी कि कोई मेल अपना स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक या फिर वेजाइना तक नहीं पहुंचा पा रहा है, ड्यू टू कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है यानी कि उसका पेनिस उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा, तो इस वजह से कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस वजह से या फिर इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो किसी भी तरह से वो स्पर्म यानी कि इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा होगा। इसलिए क्या डॉक्टर क्या करता है, इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाता है। क्या करता है कि मास्टरबेशन के थ्रू किसी मेल का सीमन निकाल लेता है, या फिर ये भी हो सकता है रीज़न कि स्पर्म काउंट जो काफ़ी लो हो, तो 10,000 हो, 20,000 हो, 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, सिंपल मास्टरबेशन करवाते हैं, मेल का सीमन निकालते हैं और उस सीमन को फिर आर्टिफिशियली वेजाइना के थ्रू यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन है, तो इसको बोलते हैं AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि AI कब होगा, ठीक है, पहला AI कब होगा, पहला देख लीजिए, ठीक है। AI कब किया जा सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इफ मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है और एंड लो स्पर्म काउंट। अगर ये दो मतलब कंडीशन हुआ, यानी कि मेल पार्टनर जो होगा वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा होगा या फिर स्पर्म जो होगा वो लो होगा, तो इस कंडीशन में AI किया जाएगा, आर्टिफिशियली उसका इंसेमिनेट किया जाएगा, इंसेमिनेशन किया जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली IUI बोलते हैं। IUI क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इंसेमिनेट किया गया है, आर्टिफिशियली किया गया है, मतलब IUI के थ्रू होगा इसमें, तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। इसमें क्या बेसिकली हुआ है, देखिए आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन हो गया, AI हो गया। लेकिन इसको कैसे किया जा रहा है कि उसके सीमन को निकाल करके फिर आर्टिफिशियली यूट्रस के अंदर डाल दिया जा रहा है थ्रू वेजाइना, तो इसको बोलते हैं IUI। IUI मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये एक टाइप का AI है। IUI एक प्रोसेस है, एक टाइप का AI है, इसमें आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जा रहा है, ये हर जगह यूज आएगा, लेकिन इस प्रोसेस को IUI बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब इंसेमिनेट कर दिया गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई फीमेल पार्टनर है, उसमें ओवम ही नहीं बन रहा है। अब जब ओवम नहीं बन रहा है, लेकिन बाकी जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि यूट्रस का कंडीशन हो, फैलोपियन ट्यूब का कंडीशन हो, ये सब कंडीशन जो है वो बिल्कुल सूटेबल है, नॉर्मल है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। तो उस कंडीशन में क्या करता है डॉक्टर कि ओवम को क्या करता है ना, किसी फीमेल को लिया, मतलब जो डोनेट करना चाहती है अपना ओवम, उसको FSH डालते हैं, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस हार्मोन को डालने के बाद उसमें क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। अब फिर बाद में जा करके उसको नज़र रखते हैं उस पर, ठीक, उस पर फिर LH डाल दिया जाता है। LH का फिर इंजेक्शन डालते हैं, उससे क्या होगा कि ओव्यूलेशन हो जाएगा। फिर उसका ओवम निकाल करके और जिस फीमेल में जिसको प्रॉब्लम है उसके अंदर उस ओवम को ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द
फैलोपियन ट्यूब, और फिर बाद में एआई कर देते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो हमने अभी बात करी। तो ये क्या करते हैं, सीमन को वो भेज देते हैं, इंसेमिनेट कर देते हैं थ्रू वेजाइना। तो वो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है। और इस केस में भी देखिए, इस केस में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन इन वीवो, बॉडी के अंदर होगा तो इन वीवो होगा, ठीक है, इन वीवो होगा, इसको इन वीवो ही बोलेंगे। लेकिन इस केस में देखिए क्या होगा कि इफ फीमेल कांट प्रोड्यूस इफ फीमेल कांट प्रोड्यूस ओवम, तो फिर क्या करेगा डॉक्टर, टेक ओवम फ्रॉम डोनर का ओवम लेगा, और उस, ठीक है, और उस ओवम को, अब क्या है, ये तो गैमेट हो गया ना, ओवम क्या है, गैमेट है, उस गैमेट यानी कि ओवम को ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फिर बाद में जाकर क्या करेगा, उसमें टिलन एआई कर देगा, मतलब आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देगा। इसका फुल फॉर्म देखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, अब तो कि गैमेट है तो जी, क्या लिखिए आप, जी मतलब गैमेट को क्या किया जा रहा है, कहाँ पे, ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब के अंदर किया जा रहा है, फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसको GIFT यानी कि गिफ्ट भी कहते हैं। ये गिफ्ट के थ्रू होता है। ये गिफ्ट कब हो सकता है, क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई मदर या फिर कोई फीमेल पार्टनर जो होगी वो कांट प्रोड्यूस ओवम, तो उसका क्या करते हैं, किसी और महिला यानी डोनर को पकड़ते हैं, उसमें ओवम कई सारे जनरेट करवाते हैं, उसको निकाल लेते हैं, और फिर उस निकाल कर को फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उस जिसको बच्चा चाहिए उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। फिर बाद में जाकर के उसमें एआई कर देते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कर देते हैं मेल सीमेन का। और फिर जाकर के वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, अब यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन यहाँ भी इन वीवो होगा, मतलब बॉडी के अंदर होगा। तो फर्टिलाइजेशन अकर इन वीवो, ठीक है, इन वीवो, ठीक है, बॉडी के बाहर, आउट इन द बॉडी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन द बॉडी। ये हो गया गिफ्ट, और ये हो गया IUI और AI, तो हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी फीमेल का फैलोपियन ट्यूब ही खराब है, वो काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या करोगे आप, अब तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर उस ओवम को डाल ही नहीं सकते हो, मतलब अब जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ना फर्टिलाइजेशन होता है, जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है वहीं पे होता है, फैलोपियन ट्यूब ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर क्या किया जाएगा कि फिर से ओवम लिया जाएगा, फिर उस फीमेल को ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, वो ओवरी सही है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब खराब है, तो उस फीमेल का फिर ओवम निकाल लेंगे। ओवम निकाल करके फिर बाहर ले आएंगे। और कैसे निकालेंगे, FSH डालेंगे, LH डालेंगे, वो सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा, उसको फिर बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर मेल पार्टनर को क्या करेंगे, मेल पार्टनर का मान लीजिए अगर उसको एजो स्पर्मिया है, यानी कि सीमन में स्पर्मी नहीं आता है, तो डोनर से ले लेंगे, या फिर उसी का अगर वो एबल है, करने में सक्षम है, तो उसका फिर मास्टरबेशन के थ्रू सीमेन निकाल लेंगे, और इसको बाहर लैब के अंदर, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलता है, बाहर के अंदर फिर इसको फर्टिलाइज किया जाएगा। तो चूँकि इसको बॉडी के बाहर किया जा रहा है, तो बॉडी के बाहर को इन विट्रो कहते हैं, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब फिर इसको क्या करेंगे, अब देखिए, अब जो बाहर फर्टिलाइजेशन इसका हुआ है, तो ये एम्ब्रियो बन गया है।
जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर जाकर के इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलेंगे। फिर से समझते हैं मैंने क्या कहा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF-ET। इसमें मैंने क्या किया, इसमें डॉक्टर क्या करता है कि टेक ओवम फ्रॉम फीमेल पार्टनर और डोनर से भी हो सकता है, अगर वो फीमेल ओवम के लायक नहीं है देने के लिए तो डोनर, और एंड टेक सीमेन फ्रॉम मेल पार्टनर और डोनर से भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या किए, मेल का और फीमेल का दोनों का क्या करते हैं, ओवम और ट्रांसफर निकाल लेते हैं। ये बेसिकली क्या किए, ओवम लिए, सीमन लिए प्लस ओवम, इसको एक डिस्क होता है, ये ओवम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा देगा। ठीक है, ये स्पर्म हो जाएगा और ये ओवम हो जाएगा। तो इस डिस्क के सहारे कई सारे ओवम, कई ज़्यादा हो जाए, FSH डाला है ना, चूँकि काफ़ी ज़्यादा ओवम को निकाल लेता है और उसको डिस्क में रख देता है और उसमें फिर उसको सीमन को डाल देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्पर्म यहाँ आ जाएंगे और स्पर्म यहाँ पे क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, और ये क्या बना लेंगे, एम्ब्रियो बना लेंगे। ठीक है, अब एम्ब्रियो बना है मतलब अर्ली एम्ब्रियो होगा या फिर जाइगोट होगा, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ही बनेगा ना, जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए क्या हुआ कि अब इन विट्रो हुआ है, स्पर्म को और ओवम को इन दोनों ने क्या किया है, फर्टिलाइज कर दिया है। अब इसको बाहर ही उस ट्यूब में ही फर्टिलाइज करवाएंगे और वो फिर एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि पहले जाइगोट बनेगा फिर वो अर्ली एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो पूरा नहीं बने देते हैं, अर्ली एम्ब्रियो में जाइगोट बेसिकली बनाते हैं। और उस जाइगोट को अब क्या करिएगा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करिएगा या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करिएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब खराब है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्रस के अंदर डालना पड़ेगा, या फिर अगर फैलोपियन ट्यूब ठीक है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालोगे। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर आप तभी डालोगे जब वो जाइगोट लेस देन 8 ब्लास्टोमेयर होगा, और फिर आप यूट्रस के अंदर तभी डालोगे जब वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर होगा, मतलब 8 सेल से ज़्यादा बन चुका होगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बेसिकली होगा। हम लोगों ने क्या किया कि फर्टिलाइजेशन करके बाहर एम्ब्रियो बना लिया। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात आएगी। अब मामला फंसा हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में। अब ये 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका, अब आपके पास क्या है, जाइगोट बन गया है, जाइगोट, इधर भी जाइगोट। अगर 8 से लेस देन 8 है, लेस देन 8 ब्लास्टोमेयर, अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमेयर है तो आपको पता है 8 सेल से अगर कम होता है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर
फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको क्या किया गया है, जिफ्ट, इसको जिफ्ट बोलेंगे, कैसे, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट इंट्रा, जाइगोट को इंट्रा फैलोपियन, फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, इसको जिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और यही अगर एक जाइगोट यहाँ ही बना हुआ है, अगर आप चाहते हो 8 से ज़्यादा का अगर आप बना चुके हो, यानी कि अगर फैलोपियन ट्यूब खराब है उस मदर का या फिर उस फीमेल का, तो आप डायरेक्ट यूट्रस में ही डालोगे और फिर वो यूट्रस क्या करेगा, उसमें इम्प्लांट होगा यूट्रस एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, इस कंडीशन में क्या होगा, फिर ट्रांसफर इनटू वेयर, यूट्रस, इसको बोलेंगे आई, मतलब इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, इम्ब्रियो ट्रांसफर तो होगा, ठीक है, और AI तो होगा ही, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो करोगे ही, ठीक है, वो नहीं करेंगे, सॉरी। तो अब तो यहाँ पर सब कुछ हो गया ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया, बॉडी के बाहर ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इम्ब्रियो ट्रांसफर की कहानी, यानी कि जिफ्ट भी हम लोगों ने समझ लिया, IUT भी हम लोगों ने समझ लिया, और गिफ्ट भी हम लोगों ने समझ लिया, और एक IUI को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं ICSI। ICSI क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसी एक फीमेल है, जिसका मतलब मान लीजिए कि वो ओवम अच्छा से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब खराब हो, या फिर फीमेल को रहने दीजिए, हो सकता है मेल में क्या होगी, एजोस्पर्मिया हो, एजोस्पर्मिया होगा तो सीमन में स्पर्म ही नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं ना, एक टीसा होता है, एक पीसा होता है, मेल की बात मैं पर्टिकुलर कर रहा हूँ। तो टीसा में क्या होता है कि डायरेक्ट टेस्टिस में से स्पर्म को निकाल लेते हैं, और आपको पता है कि एपिडिडाइमिस में मैच्योर्ड स्पर्म होता है, तो क्या करते हैं, एपिडिडाइमिस से ही डायरेक्ट उसको निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर एपिडिडाइमिस से निकालेंगे तो मोटाइल स्पर्म मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर मिलेगा, ठीक है। और अगर टेस्टिस से निकालेंगे, अगर एपिडिडाइमिस में नहीं बना है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो टेस्टिस से निकाल लेंगे। तो स्पर्म निकाल लेंगे कहाँ से, टेस्टिस यानी या फिर एपिडिडाइमिस से, और फिर मदर का ओवम ही निकाल लेंगे, जैसे कि और ओवम बना रहे हैं FSH और LH डाल करके ओवम निकाल लेंगे, फिर बाहर रख लेंगे, फिर मेल का भी स्पर्म निकाल कर बाहर रख लेंगे। और इन दोनों को, चूँकि ये निकाल रहे हैं डायरेक्ट स्पर्म, तो इक्का दुक्का ज़्यादा स्पर्म नहीं होगा, काफ़ी प्रेशियस स्पर्म होगा। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, बाहर ही फर्टिलाइज कर देते हैं, कुछ केमिकल डाल के, कुछ ऐसा मशीन होता है, ये स्पेशलिटी की बात है तो वो वहाँ पे बातें होंगी। तो इसका क्या करते हैं ना, ये उसके साइटोप्लाज्म में ही उस स्पर्म को डाल देते हैं। अब स्पर्म उतना मजबूत है नहीं, उसका जोना पेल्यूसिडा अगर मजबूत हुआ तो उसको वो भेद पाएगा नहीं, तो आर्टिफिशियली इसको साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देते हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, ICSI हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, ये ICSI जो होता है ना, बेसिकली ये IVF का ही थोड़ा एडवांस है। ये क्या किया इन्होंने, इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, मतलब ICSI। देखिए इन्होंने क्या किया है, ये एक इन्होंने लिया, यहाँ पे बहुत सारे ओवम होंगे, 4-5 ओवम निकाल लेते हैं ताकि, और फिर 1-2 निकाल लेते हैं, और 4-5 फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो अगर कोई इशू हो ना बने, तो फिर वो उसको वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिर आपको पता होगा कि बहुत सारे स्पर्म आएंगे, बहुत सारे क्या आएंगे, 2-3 स्पर्म आएंगे, और इसको क्या करवाते हैं, इसके अंदर फर्टिलाइज करवा देते हैं। तो ये क्या भी हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
ठीक, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। अब चूंकि देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्म क्यों बोला है, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में इस स्पर्म को इंजेक्शन करवाते हैं, इसलिए इसको इक्सी कहा गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको इक्सी कहा जाता है। अब कब होगा ये कि इफ मेल हैज एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक से बेसिकली ये सॉल्व करवाते हैं और वही फिर ईटी कर देंगे। ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये क्या करेंगे, वो फर्टिलाइज करेगा, ये दोनों फर्टिलाइज होने के बाद फिर ये एम्ब्रियो बनेंगे, सॉरी जाइगोट बनेगा, फिर अर्ली एम्ब्रियो बनेगा। अगर 8 से ज़्यादा आप चाहते हो तो इसको यूट्रस में डाल दो, यानी कि IUT करेंगे, या फिर अगर आप फैलोपियन ट्यूब यानी कि लेस देन 8 मतलब जाइगोट बनाओगे तो ये आप जिप्ट कर दो, तो ये फिर ईटी तो करना ही पड़ेगा। तो ये होता है इक्सी के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, AI समझ लिया, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन, IUI को समझ लिया, चिप समझ लिया, गिफ्ट समझ लिया, IUT समझ लिए, IC SI समझ लिए। तो ये ही पूरा का पूरा आपका इनफर्टिलिटी है। और इसके कंप्लीटन इस टॉपिक के कंप्लीट के बाद हम लोग का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।